अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। हमारी पूरी कोशिश होती है हम अपने बच्चों को सुपरस्टार बनाएं और हमारे बच्चे सुपरस्टार से कम नहीं। तो आज हमारे साथ एक हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने ए लेवल कंप्यूटर साइंस के अंदर पहली अटेम्प्ट के अंदर डी ग्रेड सिक्योर किया था। फिर लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने पूरा एक्सेल एग्जाम दिया और एक्सेल एग्जाम के अंदर माशाल्लाह से वो डी से ए ग्रेड पे आ गए और उनका नाम है तलहा। तलहा कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। तला ये कैसे हुआ, कैसे तुम्हारा लास्ट ईयर बी ग्रेड आया था, फिर तुमने उसको कैसे चारों पेपर एक साथ निकाले? और हालांकि इस साल बच्चों का ए लेवल्स का एग्जाम का रिजल्ट कोई इतना खास नहीं आया था, लेकिन फिर भी तुम्हारा माशाल्लाह से डी से तुमने ए ग्रेड लाए और वो भी 4 एग्जाम दिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। आप जरा ये एक्सपीरियंस जरा शेयर करें कि क्या हुआ। मैं जब किसी को ये बात बताता हूँ कि मैंने डी से, यार लोग यकीन नहीं करते, हंसते हैं, कह रहे मजाक कर रहे हैं सीरियस। लेकिन खैर असल में ऐसा हुआ 2022 में मैंने दिया था अपना एएस का एग्जाम। ठीक है, अब उसमें मैं P2 पढ़ रहा था। P2 मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त से मुझे अपने अंदर ये चीज़ थी कि P2 मुझे लग रहा है मसला हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि हो जाए P2, लेकिन मुझसे P2 नहीं हो पाया। P2 आपने मुझसे नहीं पढ़ा था? ये आपसे नहीं P2 क्लियर कर दो, पता लगा तुम हो जाए। आपसे नहीं पढ़ा था भाई, तो मैंने खुद पढ़ा था लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। तो उस वक्त मेरा ग्रेड आ गया डी। मैं काफी वो हो गया। फिर मैंने फिर उसके बाद ये अभी एग्जाम देने से पिछले साल 2022 की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं नई A2 की सीरीज शुरू थी, मैं आपके पास आया था। फिर मैंने आपसे कंसल्ट किया था कि सर मेरा ऐसा ऐसा ग्रेड आया, आपने मुझे बोला कि एक्सेल दे दो, क्योंकि एक्सेल में आपने मुझे फायदा बताया था कि अगर एक दो कंपोनेंट ऊपर नीचे आता है, दूसरा कंपोनेंट उठा लेते हैं, वेटेज आ जाती है। तो ये चीज़ ने मुझे बोला कि भाई ठीक है, अगर मैं ये खराब करता हूँ दूसरी चीज़ भी अच्छी कर लूँगा। सही, इसकी वजह से फिर मैं एक्सेल के लिए, वरना मैं अक्टूबर नवंबर में दे देता। अक्टूबर नवंबर में तुम एएस का रीटेक दे देते जी। सही, मैंने तुम्हें मना करा था कि नहीं, आपने मना किया था क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ रीटेक 2 महीने में कुछ नहीं होगा। तुम पूरा जो है वो मैंने कहा मई जून 23 के अंदर, मई जून 2023 के अंदर तुम पूरे 4 पेपर निकालो। फिर क्या हुआ? बस मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई। फिर मैं आपके पास आया, मैंने कहा सर मैंने कराई रजिस्ट्रेशन, अब डर लग रहा है कि चारों एक साथ है। आपने बोला था नहीं तुम्हारी तैयारी है। तो अच्छा पढ़ते थे, मैंने देखा था, मेहनत तो तुम कर रहे थे। सर पढ़ते थे मजाक मस्ती में बस। तो आपके पास से मैंने क्लासेस ली थी A2 की, फिर मैंने एएस भी लेना शुरू कर दी थी। बस ये था कि ना दोनों चीज़ों को बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था कि यहाँ से मैं P1 भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उधर उधर उस P1 पढ़, अच्छा P1 और P3 ना थोड़े से सिमिलर है कुछ टॉपिक। बिल्कुल। तो मैं आपसे P1 भी पढ़ता था, थोड़ी देर बाद में आप मुझे P3 पढ़ाते थे, तो मैं कंफ्यूज होता था। आप मेरी बैक टू बैक क्लास लेते थे, पहले A2 फिर AS, तो वो मुझे चीज़ें कंफ्यूज करती। सही। खैर फिर अल्लाह का तो शुक्र है, हिम्मत आई। फिर मैं मेरे ख्याल से फेब के बाद ना फिर जो असली चीज़ में डर लगा सबसे ज़्यादा, when I got the moment when I got scared is when I saw the P4 syllabus. That's when I got scared. तो मैंने आपको बोला था कि सर P4 तो मुश्किल है, बाकी थी तो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कराई थी, मैं कैसे करूँगा? आपने बोला कि नहीं भाई हो जाएगा, तो बाकी बच्चे करें तो हम भी करें। P4 मैं देखा, मैं डर गया, क्योंकि जब आपसे पढ़ा ना थोड़ा P2 को कॉन्फिडेंस आ गया। सही, बच्चे थे, अब दोस्त थे, उनसे कंसल्ट कर रहा हूँ कि भाई आप मुझे जरा ये सिखा दो जो मैं फंस रहा हूँ, मतलब थोड़ा हेल्प कर दो। तो ऐसे करके 3 पेपर थी तो मैं कॉन्फिडेंट था, P1 P2 P3। सही है। अब भाई प्रैक्टिकल की P4 की बात मैं डरा था कि भाई पहली दफा हो रहा है। अच्छा, मैं आपका सेशन स्टार्ट हुआ ना P4 का, उससे मैं 1 महीने पहले रिसर्च कर चुका था P4 के बाद। ओके, ठीक है। अब मैं YouTube पर ढूंढ रहा हूँ, गूगल पर ढूंढ रहा हूँ कि P4 का कोई एक पॉसिबल सॉल्विंग का मुझे कोई YouTube वीडियो मिल जाए तो तुम्हें अंदाजा हो जाए कि भाई ऐसा P4 का आने वाला है पेपर। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, तुम भी डरे था, कुछ था नहीं। सही। और फिर और डरने लग गया। आपने पढ़ाया, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। दोस्तों के साथ हम लोग ना क्लास खत्म होने के बाद हम बैठते थे घर में और प्रैक्टिस करते थे। अब P4 की एक बात अच्छी थी कि वो कंप्यूटराइज था, हम सॉल्व करते थे, वो एरर बता देता था। अब जब P2 में हम कर रहे थे, हम सुडो पर लिखते थे, उसमें मसला होता था। तो P4 की एक चीज़ अच्छी थी कि ना हमारे पास सिस्टम था, टाइप हम तो होते हैं ऐसे कीबोर्ड में टाइप पास करते हैं, तो हमें अच्छा लगता था कि भाई सिस्टम है, P4 है, बहुत मज़ा आएगा, कोडिंग करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो फिर उसके बाद ना जब मैंने अपने दिमाग से बात निकाल दी थी कि मेरा डी आया, जब मैं अगले साल मार्च और अप्रैल के बीच में था, तब मैंने वो बात भूल भी चुका था कि मेरा डी आया। अब मेरा यह था कि इसमें मुझे A स्टार लाना है, एक्सेल दे रहा हूँ, मुझे A स्टार लाना है। तो बस मेहनत करता गया, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं रात में प्रैक्टिस करता था। पास पेपर्स गूगल में ना ये चीज़ सर्च करता था मैं कि ट्रॉपिकल पास पेपर्स मिल जाए मुझे,
या अच्छा सबसे ज़्यादा जो चीज़ आसान लगती थी ना वो सबसे पहले करता था। सही। तो मुश्किल थी वो ग्रुप से पूछ लिया आपसे इस क्लास में आगे पूछेंगे सर ये नहीं आ रहा ये नहीं आ रहा। हम्म, तो ऐसे ही था। मुश्किल चीज़ों में टाइम लगा समझने में, आसान चीज़ आसानी से आसानी होती थी। मैं बोलता था कि सर ये मुझे आते ही मैं फटाफट कर दूँ। सही। क्लास में भी आपने टेस्ट वगैरह लिखा था, जो चीज़ आसान थी सबसे पहले वो करके बैठ जाता था कि ये चीज़ मुझे मार्क्स ला दे। P4 की तैयारी कैसे की? P4 की तैयारी गई, अच्छी गई, लेकिन जब एग्जाम अच्छी क्या मतलब कैसे करी? मैं ये पूछ रहा हूँ, P4 में एक बच्चा है जो इस वक्त तुम्हारी वीडियो देख रहा है या अनस तुम्हारी वीडियो देख रहा है, ये AS में अब ये A2 में आया है, इसको क्या सजेस्ट करोगे? P4 कैसे पढ़ना शुरू करे? P4 में क्या फेयर फैक्टर होता है? ठीक, मैं जो बच्चे को सजेस्ट ये बात करूँगा कि पहले आपका अगस्त से सेशन शुरू होता है कॉलेज वगैरह का जो भी होगा, अगस्त से लेके दिसंबर तक आप अपना पूरा P3 पक्का करें, क्योंकि P3 इतना उसमें कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं नहीं है और रट्टा भी है थोड़ा सा, क्या भी है, so you can finish थ्योरी बेस है वो हो जाता है। ठीक है, Yeah. दिसंबर तक होगा। सो अगस्त से लेके दिसंबर तक आपने पूरा P3 खत्म कर दिया। ठीक। दिसंबर ठीक है, उसके बाद फिर दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर के बीच में मिड दिसंबर में आप ये कोशिश करें कि आप P4 स्टार्ट करें, आप P4 के बारे में कंटेंट पढ़ें, उसका सिलेबस स्पेसिफिकेशन पढ़ें, ताकि आप पढ़ें। मैं आपके तो बहुत सारी वीडियोस आ गई, तो अब जो नए वाले बैच के बच्चे हैं बोलूँगा कि पहली वाली आप लोग के दौर में तो वो भी नहीं थी, हमारे दौर में तो वो भी नहीं थी। आपको आपने बनाते थे आपने तो record हमारी करके। क्लासेस के साथ 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 बनाई जो तुम लोग मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता था और वीडियो बन रही होती थी। वीडियो बनी ऐसी। आपको भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया था ना, दिसंबर तक P3 खत्म करा दी थी, P3 सिवाय एक आध कोई टॉपिक रह गया हो, और फिर हमने जैन में या दिसंबर बल्कि जो जनवरी की फर्स्ट वीक में आपने हमारा वो सिर्फ P4 P4 ही स्टार्ट करा और एंड तक P4 ही लेके चले थे। हाँ, ये भी एक टेक्निक है, लेकिन इस साल तो मैंने थोड़ा सा चेंज करा। इस साल में क्या कर रहा हूँ, इस साल में P4 शुरू कर रहा हूँ अगस्त से लेके दिसंबर तक P4 ऑलमोस्ट वाइंड अप करने का मेरा प्लान है, और जनवरी से जो है वो P3 में शुरू करना है। ये भी एक अच्छी ऐसे ये चीज़ है ना, ये इस साल के बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने हमारा एक्सपीरियंस देख लिया है, उन्होंने हमारा एक्सपीरियंस देख लिया कि P4 हमारे कैसे आता है, कैसे क्या गया, उन्होंने हमारा एक्सपीरियंस सुन लिया कि P4 कैसे आता है। सही। तो 500 पर भी मिल रहा होगा उनको, आपके दौर में तो 500 में भी दो थे। दो थे और हमें समझ ही नहीं आया। हाँ, मतलब मैं चाह रहा था कि YouTube पे कोई बंदा अटेम्प्ट करके दिखा दे, दिखाता है। वो वाली चीज़ नहीं। वो जो एविडेंस फाइल का चक्कर था, Evidence file। और एक ये भी मसला आया था ना आपके पास कि भाई CI ने ये कहा था कि कंसोल मोड में एग्जाम होगा, क्योंकि पेपर पे लिखा हुआ था ना कंसोल मोड, लेकिन फिर 2 महीने पहले एक ईमेल आई थी, उस ईमेल पे क्या लिखा हुआ था कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। हाँ, वही मैं अपने ऑडियंस को बताऊं कि भाई इनके दौर में, या इनके दौर का मतलब 2023 एग्जाम के अंदर बोला ये गया था कैम्ब्रिज की तरफ से कि एग्जाम जो होगा वो कंसोल मोड पे होगा। वो बच्चे जिनको नहीं पता, कंसोल मोड एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती है, वो एक आईडी सॉफ्टवेयर नहीं होता पाइचाम और VS कोड की तरह। तो ये बच्चे तो बिल्कुल डरे हुए थे कि सर हम कैसे एरर को आइडेंटिफाई करेंगे, हम तो एरर भी सही तरीके से नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट कैम्ब्रिज वालों ने फिर जो है बच्चों का ख्याल करा, और एग्जाम से 2 मंथ पहले हर बच्चे को इंडिविजुअल मेल करी, और मेल पे कहा कि भाई आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। तो हर बच्चे ने अपनी जान छुड़ाई और लिख दिया कि हमें पाइचाम चाहिए फॉर द पाइथन, सही, और विजुअल बेसिकली बच्चों ने विजुअल स्टूडियो के बारे में लिख दिया, और वही आपको मिला था ना, वही आईडी मिल गया। तो इनके लिए बड़ा अच्छा हो गया, और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी वही होगा, पाइचाम ही आपको मिलेगा। लेकिन कैम्ब्रिज ने पहले जो रिटर्न में दिया था, उन्होंने कहा था कि कंसोल मोड पे, क्योंकि पेपर जब आप क्वेश्चन पेपर देखो तो क्वेश्चन पेपर में लिखा था कंसोल मोड, इस वजह से क्वेश्चन आए थे दिमाग में। तो ये चीज़ आपने अच्छी करी कि अभी आपने स्टार्टिंग से P4 करता कि अब इनको आईडी जाएगा, और अब जब P4 करते रहेंगे ना दिसंबर तक, तो उनका हाथ सेट हो जाएगा। हाथ सेट हो जाएगा। और मैंने ये इसलिए भी करा, जो मैंने देखा ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्योरी में बहुत अच्छे होते हैं, बट उनको प्रोग्रामिंग स्किल उनकी नहीं बनी होती। तो मैंने शुरू से ही उनको एक सबसे डिफिकल्ट एरिया जो भी होता है वो पेपर 4 होता है, मैंने उनको शुरू में दिखा दिया कि भाई दिस इज पेपर 4, आपको यही अटेम्प्ट करना है, आपके लिए यही, जिसमें नहीं बोलते गेम की लास्ट बला यही है। तो भाई आप पहले ही अगर इस बला को मार लोगे तो बाकी सब आसान लेवल है आपके। ठीक है, सही। तो ये मैंने तो इसलिए करा। और वो बच्चे कि भाई जिनको P4 नहीं समझ आ रहा, जिनको लग रहा है कि भाई मैं पाइथन वाला नहीं हूँ, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बायो वाले जो बायो से लेवल में आते हैं, तो मेरा माइंड यही है कि भाई अगर यही है, अगर आपको नहीं भी करना तो आप अपना दिमाग बना लो कि भाई ऐसा होना है। फिर ऐसा ना हो जनवरी में बोलूँ सर हम इतना मुश्किल लग रहा है, शायद मैं ये अटेम्प्ट नहीं कर पाता, सब्जेक्ट चेंज कर लेता। आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, आपने अभी स्टार्ट कर दी, तो फिर उसके बाद आपके पास ना ये हाथ सेट हो जाएगा, तो कुछ अच्छी लगेगी कि भाई टाइम ज्यादा होगा प्रैक्टिस करने का, सारी बात। और फिर आप जनवरी में उनको P3 तो वो एंटर करेंगे, वो खुशी करेंगे। P3 तो बच्चे नोट से और वीडियो से भी मोस्टली करेंगे। हमारे टाइम पे इसका बिल्कुल अपोजिट था।
हमारे P3 की पक्के तैयार हो गई थी, हम कॉन्फिडेंट थे कि P3 हमारा बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, P3 में हमें A लाना है, A स्टार दादा एक बात बताएं, मैं आपसे स्ट्रेट बात पूछूं, आपका जो ए लेवल में जो तुमने एक्सेल दिया, सही है, एक्सेल में तुमने कैसे तैयारी शुरू करी, फ्रॉम मंथ वाइज बताइएगा, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कैसे तुम चारों पेपर को साथ लेके चल रहे थे और तुम्हारे क्या की एरियाज थे जो तुमने मुझसे शेयर भी किया था, मैं चाहता हूँ तुम बताओ ऑडियंस को। वो जो तुम कह रहे थे तुम सवाल को अटेम्प्ट करने के बाद मार्क स्कीम के नीचे जो बुलेट पॉइंट लिखे होते हैं वो पढ़ते थे कि कौन सी चीज़ पे कितने मार्क्स हैं, फिर तुमने किस तरीके से सिलेबस को लेके चला, क्या तुम पूरा पास पेपर ही करते थे या पहले थ्योरी पढ़ते थे फिर पास पेपर अटेम्प्ट करते थे, ये जरा शेयर करो बच्चों। अगस्त की बात करता हूँ, अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था, आपके साथ साथ से बता आप क्लासेस के हिसाब से। अगस्त तो पहले मैं P1 स्टार्ट कर रहे थे हम, अगस्त से लेकर दिसंबर तक, ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ AS, ठीक है, और A2 की आपने पहले P3 कराया जी, अगस्त में P3 अगस्त लेकर दिसंबर तक P3 और P1 ऐसा चलता है। मैं नवंबर तक मॉक वगैरह आपने टेस्ट लिए, उसमें हमारी थोड़ी सी थ्योरी, अच्छा मैं बताता हूँ ना, जो थ्योरी के पेपर होते हैं P1 और P3, ये होता है कि ना जब आपको 1 मार्क के या 2 मार्क के सवाल आते हैं ना तो आपको ज़्यादा डिटेल नहीं मांगता, ठीक है, तो उसमें ना मैंने पता है क्या किया था, मैंने वो मार्किंग स्कीम खोल के बुलेट पॉइंट्स में तो वो याद जो नीचे लिखे होते हैं मार्किंग स्कीम में कि इस सवाल का ये जवाब है, बुलेट पॉइंट्स है, दिखा देना चूज एनी 3, तो मैंने वो याद कर लिया शॉर्ट वाला, सॉरी वो मैं याद करता गया। अब जाहिर बात है क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं, तो मैंने वो यूज करता गया। अब मार्क्स गेनिंग चीज थी, वो मेरे मार्क्स मिल गए मुझे इस वजह से, क्योंकि वो मार्किंग स्कीम से मैच कर रहा था आंसर, तो ऐसा हुआ, ठीक है। अब मैं P4 की बात करता हूँ, क्योंकि P2 में भी मैंने ऐसे किया था कि वो रिटर्न होता है। जब P4 में प्रैक्टिकल की बात थी ना, तो मैं पहले खोलता था क्वेश्चन पेपर, एक टैब में क्वेश्चन पेपर, एक टैब में अपने मार्किंग स्कीम और एक टैब में पाई चार्ट, सबको अलग अलग करके जो क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, नहीं यार एरर दे रहा है मुझे पाई चार्ट, तो मैं मार्किंग स्कीम से देखता था, नहीं देखता था कि हाँ ये मार्किंग स्कीम में ये चीज़ यूज हुआ है, खासतौर पर जो कंस्ट्रक्टर वाले जो सवाल थे, मैंने तो कंस्ट्रक्टर अप्लाई किया था, मैं याद करनी थी वो चीज़, डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ जो भी चीज़ थी वो, तो वो चीज़ मैंने याद कर ली थी कि भाई इस क्वेश्चन में इस वक्त ये चीज़ आ रही है। अब मैंने मार्किंग स्कीम में देख लिया था कि किस तरह कैसे इसको यूज़ करते हैं, वो चीज़ मैंने याद की, तो मैं मार्किंग स्कीम से कॉपी कर करके पेपर में सॉल्व करता था, जो सवाल में सही होते थे। और मैं पूरे पॉसिबल नहीं सॉल्व करता, क्योंकि कुछ टॉपिक्स थे जो एंड में कवर होने थे, इसकी वजह से मैंने लगा मैं पूरा पास पेपर सॉल्व करता हूँ तो कुछ चीज़ें रह जाएंगी, तो उससे अच्छा मैं टॉपिकल साथ साथ दिया कि भाई ये सवाल है, इसके मैंने सारे टॉपिकल क्वेश्चंस कर ली, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिजल्ट आ गया, ए आ गया, यकीन तो मुझे नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे बड़ी बात है माशाल्लाह से एक्सेल के अंदर, और वो भी डी ग्रेड से। चलो बी ग्रेड से कोई ए ला सकता है, ठीक है ना, डी ग्रेड से तुमने 4 कंपोनेंट डी से भी अगर मैं नहीं दे रहा ना, तो कैरी फॉरवर्ड कर लेता, तो मैंने डी से सी या बी आता, तो तुम वैसे क्या ये श्योर थे कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम कर लो, तुम्हारे काम में था बी ग्रेड तक ले आऊंगा, मेरा ये था बी ग्रेड में लेके मैंने P4 का बताया था, P4 में अपनी किसी P4 में कॉन्फिडेंट नहीं थे, बाकी तुम कॉन्फिडेंट थे, P4 में कॉन्फिडेंट, बाकी सब तो तुम्हारी अच्छी तैयारी, बाकी सब P1 P2 P3 में मैंने अच्छी तैयारी की, मैं पक्का था। P4 में जिस हालात में हमने आपने देखा होगा कि सुना होगा आपकी चीजें कि भाई उस वक्त कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा था, ऐसा हुआ था कि मैंने 1 या 1.5 सवाल में छोड़ के आया था पेपर, अच्छा सोचने का टाइम नहीं था मेरे पास। अब ये थोड़ी हैरानकुन बात नहीं है कि 1 या 1.5 सवाल इसने P4 में छोड़ा है और ये जो है वो ए ग्रेड लेके आया था कंपोनेंट, तो वहाँ पे कंपोनेंट्स आ गए सब, मेरे पास कंपोनेंट नहीं है, मैं मांगे मैं ईमेल करूंगा मुझे दे दे। माशाल्लाह भाई बड़ी बात है, माशाल्लाह से मुबारक हो। तुमने यानी कि जो मार्क स्कीम के नीचे के जो बुलेट्स पॉइंट होते हैं जिसमें लिखा होता है कि इस चीज़ के इतने मार्क्स हैं, इस चीज़ के इतने मार्क्स हैं, ये वाला जो पॉइंट लिखा है इसके मार्क्स हैं, जो ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ते, ये तुमने बड़ी एक की पॉइंट दिया है बाकी ऑडियंस को भी कि भाई आप सिर्फ एमएस में आंसर नहीं देखें, मतलब सॉल्व करने के बाद बच्चे आंसर मैच करते हैं, हाँ ठीक है, कौन सी चीज़ के कितने मार्क्स है नीचे लिखा हुआ होता है बुलेट में, वो हम लोग नहीं देख रहे होते, तो ये बड़ी आपने जैसे अगर 1 मार्क का सवाल आता है ना, ये आपका क्या कहते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले लें, 1 मार्क का सवाल होता है, आप मैं तो पहले स्पेस भी यूटिलाइज करता हूँ, मैं देखता हूँ कि 1 लाइन या 2 लाइन दी हुई तो मैं 1 वर्ड का भी आंसर होता है कभी कभी, वो कीवर्ड होता है, वो कीवर्ड का बस एग्जामिनर बोलता है भाई ये कीवर्ड लिखा तो दे दो उसको, सही बात, तुम भले से पूरी 4 लाइनें लिखो, वो कीवर्ड नहीं डाला नहीं था मार्क नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा मार्क, वो तुमने सारी चीजें देखी भी थी कि भाई ये कीवर्ड, हमेशा मैं चाहता हूँ कि चीजों को शॉर्ट रखूं, आंसर्स को हमेशा शॉर्ट रखूं और सही रखूं, ये मार्किंग स्कीम में ये ऑप्शन होता है, वो आप अगर आपको 4 5 6 ऑप्शंस है तो उसमें प्रिसाइज आंसर दो, प्रिसाइज उसमें लिखा हुआ होता है कि चूज एनी 2, हाँ मार्क मिल जाते हैं, 2 मार्क की
बच्चों के दिमाग में ये होता है कि भाई हम लंबी करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, दिस इज रॉन्ग। ये ऑडियंस को दूसरी बात तुमने अच्छी बताई कि भाई आपने वो वर्ड्स याद करे हुए थे, वो वर्ड मैं एक लाइन में लिख दूं, एक सेंटेंस में लिख दूं या 10 सेंटेंस में लिखूं, इट डजंट मैटर, बस आपको वो लिखना है। ये तुमने थ्योरी में याद किया होता, प्रोग्रामिंग में भी तुमने ऐसी चीजें याद करी हुई थी। तो हमें जो है वो एक और वीडियो बनाएंगे जिसपे तुमसे पेपर 4 का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सही है, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने बिल्कुल डी से जो है वो ए ग्रेड रखा और आगे भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गाइड किया, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज था कि एक्सेल दूंगा नहीं दूंगा। आपने बात करी थी मुझसे कि नहीं तुम एक्सेल दे दो, अभी देने का फायदा नहीं है क्योंकि फिर ग्रेड इतना अच्छा नहीं बन जाएगा। यार मुझे आपके अंदर माशाल्लाह, देखो हम तो सब बच्चों को पढ़ाते हैं, मुझे आपके अंदर ऐसा लगा था ना कि भाई बच्चा खुद से मेहनत करने वाला है। अब वो बच्चा जो सिर्फ बोलता है बस सब मुझे पास होना है, सारी बात ये थी कि इंटरेस्ट था। मुझे याद है एंड टाइम पे भी तुम लोग मुझे ऑनलाइन क्लासेस का कहते थे कि सर हमें तुम मेरे ऑनलाइन ग्रुप में भी आपको ये बात भी पता होगी कि भाई जिस दिन हमारा P4 था उसके एक रात पहले 3 बजे तक हम आपका Zoom की कॉल बैठे, Zoom पे मैं इसी रूम पे बैठा था, Zoom पे ये लोग बात बोलते सर 500 पर करा देंगे, ये करा देंगे, तैयारी। तो ये अच्छी बात थी ना। ये माशाल्लाह से आपको देखो अल्लाह ताला ने उसका सिला दिया। हम तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, सबका बहुत दोस्त है मेरे जिनके इतने अच्छे ग्रेड नहीं है। इस साल ए लेवल के अंदर बड़े मतलब ग्रेड इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। ये बात की ईमेल भी आई थी, इसमें ये लिखा था उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम समझा। हाँ, लेकिन तुम्हारा माशाल्लाह से अच्छा आया तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करो। और माशाल्लाह आपका मुझे जो पता लगा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में बाहर एडमिशन भी हो गया, तो अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। थैंक यू सो मच।